हेलो सर। तो आज मैं टीपीटी 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। टीपीटी 1 डिस्कस कर चुका हूँ। ये टॉपर टेस्ट पेपर है और ये उन्हें कराया जाता है जो अंडर 500 ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं। ठीक है, तो टीपीटी 1 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टीपीटी 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगा। इसमें भी कोई डाउट हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, जो कि कंडीशन था 99 परसेंटाइल से ऊपर होना। उस ग्रुप में मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, तुम मुझे भेजना। अगर इनमें कहीं भी कोई डाउट है मैं एक्सप्लेन अलग से करूँगा। ठीक है, ओके। देखो, क्वेश्चन 1 कह रहा है, रूडो का क्वेश्चन है, दिख ही रहा है। A long cylinder of radius r1 is displaced along its axis with constant velocity v0 inside a stationary coaxial cylinder of radius r2. The space between the cylinder is fitted with the viscous liquid of coefficient of viscosity eta. Find the velocity of liquid as a function of distance from the axis of cylinder. ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। बनाइए, एकदम शांत होके, निश्चिंत होके डायग्राम बनाया जाता है। ये समझदार हो तो बनाओ। बना लिया। ये सिलेंडर है, इसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है और इसके अंदर नहीं, R1 के बराबर है और इसके अंदर ओके नो, दैट इज R2। और इसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर और है इस तरीके से, और इसका रेडियस R2 के बराबर, R2 के बराबर। और ये सिलेंडर जो है इसमें लिक्विड भरा पड़ा है, ये लिक्विड है। और ये सिलेंडर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v0 से जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। पूछ रहा है इसके सेंटर से r दूरी पे इस पॉइंट पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी भी है, तो इस v का फंक्शन बताइए। ठीक, गुड। तो क्या बताऊं? देखो, कुछ नहीं, सब चीजें कल्पना पे डिपेंड। हमें सबसे पहले जानना होता है कि लिक्विड जो है उसका मोशन किस तरीके से, ये ट्रांसलेटरी मोशन में चल रहा है उसकी लेयर्स की रोटेटरी मोशन में चल रहा है। अगर लेयर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो हर लेयर पे जो फोर्स आना चाहिए कांस्टेंट आता है, और अगर लेयर रोटेटरी मोशन में है तो हर लेयर पे टॉर्क कांस्टेंट आना चाहिए। हर लेयर के एक सरफेस पे टॉर्क कांस्टेंट आना चाहिए। नेट टॉर्क विल शुड बी 0। तो अगर ये लेयर है तो अगर ये रोटेटरी मोशन में है, अगर ये लेयर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे लेयर अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे देखो, ऐसे रोटेटरी मोशन में चल रहा है सपोज। तो इसके अब इसके दो लेयर हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो इस लेयर पे जो टॉर्क आएगा अगर वो इस सेंस में है, अगर ऐसे घूम रहा है तो विस्कस फोर्स उल्टा लगेगा इस पे, और ऊपर वाले पे ऐसे लगेगा। तो ये जो टॉर्क आना चाहिए, ये नेट टॉर्क 0 आना चाहिए इस लेयर पे। तो जितना टॉर्क का मैग्नीट्यूड इस पे इधर आना चाहिए, उतना ही टॉर्क का मैग्नीट्यूड इस पे इधर आना चाहिए, ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए इस एक्सिस के बाद। मतलब हर लेयर पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। और यही लेयर अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है, जैसे कोई भी लेयर है, ऐसे लेयर ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे,
तो इस लेयर में दो सरफेस है, एक ऊपर और एक नीचे। तो नीचे सरफेस इतना फोर्स, अगर लेयर ऐसे जा रहा है तो नीचे की सरफेस फोर्स नीचे का होगा और ऊपर की सरफेस पे आगे का होगा। तो नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ऊपर होना चाहिए उतना ही फोर्स नीचे होना चाहिए। तो फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिक्विड की लेयर का मोशन कैसे। तो जब इस सिलेंडर को तुम ऐसे लेके भागोगे तो इस सिलेंडर के सरफेस के ऊपर जितनी लेयर्स होंगी वो भी सिलिंडर ही होंगी और वो भी ऊपर पर ऐसी भागेगी। अगर नीचे का सिलेंडर जो सॉलिड सिलेंडर है वो ऐसे भाग रहा है तो उसके ऊपर के बहुत सारे सिलेंडर्स बनेंगे, बहुत सारे सिलेंडर्स होंगे लिक्विड के, वो भी आगे की ओर भागेंगे। बस फर्क क्या होगा कि जो लेयर इस सिलेंडर के पास होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जो लेयर सिलेंडर से दूर होगी उसकी स्पीड कम होगी। बट ऐसे ही भाग रहा होगा, लेयर ऐसे ही भाग रहा होगा, जिसमें लेयर ट्रांसलेटरी मोशन है। इसका मतलब कि नेट फोर्स हर लेयर पे 0 होगा। इसका मतलब हर सरफेस पे इक्वल होगा। तो हम लोग फोर्स की बात करेंगे और इक्वल करेंगे। चलो, तो मैंने क्या किया, इसी में इसके एक्सेस से, इसके जो एक्सेस है इसके एक्सेस से मैं r दूरी पे गया और एक dr का स्ट्रिप लिया सर। एक ऐसे dr थिकनेस का मैंने स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया, dr थिकनेस का स्ट्रिप लिया। अब ये स्ट्रिप चारों तरफ है, मतलब r दूरी पे जाके, r क्या इसको पता है क्या, मान लो ठीक है, ये तो स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर मान लो, कैपिटल आर दूरी पे गया और डी कैपिटल आर का स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया। तो डी आर थिकनेस की स्ट्रिप सेंटर से आर दूरी पे है और ऐसे सर्कुलर, मतलब ऐसे सर्कुलर। अब इस स्ट्रिप की एबीडी तुम इधर से देखो, इधर से, तो स्ट्रिप तुम्हें सर्कुलर नजर आएगा। उसको मैंने ऐसे यहाँ दिखा दिया। इस तरीके से रेडियस आर है और ये डी आर थिकनेस है। ये मान लो ये जो स्ट्रिप सेलेक्ट की है उसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मान लो एल के बराबर है, क्या फर्क पड़ता है। तो दिस लेंथ इज एल, ऐसे एल मान लो, एल मान लिया। तो इस स्ट्रिप के इस सरफेस पे जो फोर्स होगा चाहे इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है डीएफ। यहाँ पे जो फोर्स आएगा 6 पाई ईटा, मैं क्या कर रहा हूँ, ईटा ए डीवी बाई डीजेड अपनी बार डीआर की तरफ से रोल प्ले करेगा, डीआर रोल प्ले करेगा ईटा ए। ये इस कर्व सरफेस एरिया है। तो जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर इंटू एल, कर्व सरफेस एरिया ईटा ए 2 पाई आर इंटू एल डीबी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस लेयर की वेलोसिटी भी है तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, v माइनस डी बी। तो वेलोसिटी का डिफरेंस दैट इज डी बी अपान डी आर बन गया, दैट इज जे एफ। ओके, गुड। और यही जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हर लेयर पे कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो वही यहाँ पे वही ऊपर वाला लेयर होगा तो वही उस पर भी हो, हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब दिस फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 पाई ईटा, 2 पाई ईटा एल डी वी सी डी आर अपन आर लिख सकता हूँ।
सी इधर रखा, डी आर इधर फेंका और आर को इधर फेंक दिया। अब लिमिट प्लेस करेंगे, सी निकालना इंपॉर्टेंट। गुड, क्या करोगे? देखो, जब इस आर की वैल्यू R2 के बराबर, R2 जब इस R की वैल्यू R2 के बराबर है तो वेलोसिटी क्या है? V0, क्योंकि V0 तो इस सिलेंडर के हर पॉइंट की वेलोसिटी है। अगर इस सिलेंडर V0 से जा रहा है तो इस सिलेंडर के तो हर पॉइंट की वेलोसिटी V0 है। तो सेंटर से R दूरी पे जाओगे, R2 दूरी पे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे? दैट इज V0, सॉरी, दैट इज V0, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होगी सिलेंडर का, वो V0 होगा। तो R पे मैंने क्या लिखा? R2 पे वेलोसिटी लिख दिया V0। ओके, ठीक है। इसके बाद और R के जगह पे, अगर मैं इस R के जगह पे पूरा R2 लिख दूँ, तो सरफेस पहुंच गया। तो R की जगह पे R2 लिख दोगे तो सरफेस पे जाओगे, एंड दैट वेलोसिटी इज 0। तो इस सरफेस की वेलोसिटी क्या है? 0। आउटर मोस्ट सरफेस की वेलोसिटी 0 है। कर दो इसको इंटीग्रेट। तो यहां से वैल्यू आएगी 2 पाई ईटा एल V0 माइनस साइन के साथ, एंड दैट इज C। यहां से बनेगा ln, इसका रेडियस कितना? R1 है नहीं, 1 सेकेंड, और लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस R1, इसका रेडियस R1, ये R2, मतलब ये R1, ठीक है। तो बनेगा ln R2 अपॉन R1, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, अब इसको हटा दो, कैलकुलेशन करना है, हटा दे रहा हूँ। ओके, तो यहां से आएगा आपको C की वैल्यू मिल जाएगी, दैट C इज -2 पाई ईटा एल V0 अपॉन ln R2 अपॉन R1, ये बन जाएगा। तो एक बार आपको C मिल गया, तब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ R पूछ रहा ना, R दूरी की वेलोसिटी कितनी है, तो फिर यही करोगे इंटीग्रेट। बस फर्क क्या होगा, R2 की जगह पे स्मॉल r लिख दो, इंटीग्रेशन चेंज कर दो, R लिख दो और यहाँ पे B लिख दो। B लिख दो, बस कर दो इंटीग्रेट इसको फिर से। तो इससे क्या आ जाएगा, 2 पाई ईटा एल V माइनस V0 बराबर C ln R अपान R की जगह पे स्मॉल r था क्वेश्चन में, R अपान R1 आ जाएगा। तो इससे V की जो वैल्यू मिलेगी, V की वैल्यू वो हो जाएगी V0 प्लस आएगा, और ये टर्म यहाँ पे आएगा तो C अपान 2 पाई ईटा एल ln R अपान R1 होगा। अब बाकी सारी वैल्यू इस पे प्लेस कर देगा, C की वैल्यू प्लेस करो उधर से जो आया, ये वैल्यू यहाँ पर दो V0, और ये 2 पाई ईटा एल, जब यहाँ पे 2 पाई ईटा एल हटाओगे तो इसको तुम यहाँ, इसको तुम यहाँ भेज दो, तो इस पूरी की वैल्यू मिल जाएगी -V0 अपान ln R2 अपान R1 इंटू ln R अपान R1, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा, V0 कॉमन आएगा, 1 माइनस ln R अपान R1 डिवाइड बाई ln 2 अपान R1, दिस आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो बनेगा V0, और ये इधर भेजेंगे तो ln A माइनस ln B, इट इज ln A अपान B। तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे
ln a अपॉन b, तो क्या बनेगा R2 अपॉन R डिवाइड बाई ln R2 अपॉन R1। तो इसमें तो ये हो जाएगा, और ये ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो R का टर्म ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब पता है क्या होना चाहिए, इसका ऐसे बनना चाहिए भी नॉट ln R अपॉन R2, और नीचे का जो टर्म है इसको भी नोट कर दो, लॉग में चेंज नहीं आएगा, दैट इज R1 अपॉन R2, ये बनेगा। देखो R अपॉन R2 आना चाहिए ऑप्शन में, R अपॉन R2 और R1 अपॉन R2, दैट इज दी पार्ट। ओके, इसके बाद आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो 2 जो क्वेश्चन है इसमें करा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेट इन अ रेफरेंस फ्रेम विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो चलो सेम वर्क करेंगे, एक रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे, ये एक रेफरेंस फ्रेम है, लेट्स दिस वन इज स्टेशनरी, क्या फर्क पड़ता है, ये ऑब्जर्वर 1 है इस रेफरेंस फ्रेम में, और इसमें एक वेव आगे की ओर जा रही है जिसकी वेलोसिटी है, अच्छा रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी, इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रेम में दैट इज 40 हर्ट्ज, सॉरी 10 हर्ट्ज। Okay, if the frequency of wave in reference frame moving velocity 10 meter per second in same direction with respect to first reference frame is इतना, then lambda is। कह रहा अब एक और reference frame है जो कि इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी। ओके ओके, अच्छा एक और बात है, तो सबसे अच्छी बात है क्या, वेवलेंथ फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, वेवलेंथ इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ओके गुड, एक इनवेरिएंट चीज मुझे मिल गया कि वेवलेंथ फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इस फ्रेम से देखोगे तभी वेवलेंथ आएगा, इस फ्रेम से देखोगे तभी वेवलेंथ वही आएगा। ओके ठीक है, मान लो इस वेव की वेलोसिटी v1 के बराबर है, v रिलेटिव बराबर है इस फ्रेम से, इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी, इस वेव की वेलोसिटी vr है, इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी vr है, इस फ्रेम में इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, लगाओ v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो आपने लिखा vr इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। बात करेंगे इस फ्रेम में, अच्छा इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, तो vr तो इस फ्रेम से है, तो एक ऐसे फ्रेम से हम बात करें, एक ऐसे फ्रेम की बात करें जो कि जीरो वेलोसिटी पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या नजर आनी चाहिए, दैट इज vr प्लस 40, आई को vr प्लस 40 नजर आनी चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी vr है इस फ्रेम से, तो इस वेव की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी नजर आनी चाहिए, दैट इज vr प्लस 40, जोड़ दिया। तो इस फ्रेम से इसकी वेलोसिटी क्या नजर चाहिए, तो जो 10 है ना, इसी को रिवर्स करके दे दो, रिवर्स करके दे दो, तो इस फ्रेम से देखने पे इसकी जो वेलोसिटी नजर आएगी, दिस वन इज vr प्लस 30 नजर आएगी, ये 10 उल्टा करके दे दो, इस फ्रेम से इस वेव पे लगा दो v बराबर एफ लैम्डा, इस फ्रेम से इसकी वेलोसिटी है इतनी, v बराबर एफ फ्रीक्वेंसी निकालना इंटू लैम्डा। ओके अच्छा एक सेकंड, हमने क्वेश्चन ना रीड करने में मिस्टेक कर दिया, पढ़ो। अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेट इन ए रेफरेंस फ्रेम विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि ये vr एक्चुअल में 40 मीटर पर सेकंड है,
और इस रेफरेंस फ्रेम में इस वेव की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। ठीक, और ये जो है वो, इसको तुम रेफरेंस की तरफ से 0 मान लो। ठीक है, रेफरेंस की तरफ से इसको 0 वेलोसिटी मान लो, 0 वेलोसिटी। रेफरेंस की तरफ से इसको 0 मान लो, इसलिए डिफॉल्ट केस में हम 0 मान के चलते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, वी बराबर एफ लैम्डा। तो ये 40 यहाँ पर रखोगे, वी आर रखोगे, इसमें वी आर ही 40 है। अब इस फ्रेम से इसकी वेलोसिटी कहाँ नजर आएगी, तो इसकी तो 0 थी ना, तो ये 40 नजर आ रही है, तो इसका 10 है तो इसका 30 नजर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी नजर आएगी 30। अब इस फ्रेम पे लाएंगे वी बराबर एफ लैम्डा, तो वी 30 है, एफ लैम्डा डिवाइड कर दो इसको, तो 4/3 इक्वल्स टू 10/f आएगा। इससे एफ की वैल्यू क्या आएगी, 30/4, 7.5 हर्ट्ज। उन्होंने कहा कि 7.5 इंटू लैम्डा है, व्हाट इज लैम्डा, 1। ठीक है, हमने मिस्टेक कर लिया, डिफॉल्ट केस में इसकी वेलोसिटी 0 मान। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम, देखिए इसका मतलब अगर आप इसको 0 नहीं भी मानते तभी यही आंसर आता। पता है कैसे, देखो कैसे, इसकी वेलोसिटी तुम v1 मान लो, मान लिया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आती है, ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूँ, इसके ऊपर जब लगाते वी बराबर एफ लैम्डा, तो 40 बराबर क्या लिखते हैं, एफ लैम्डा, ये तो यही बनता। और इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी तुम कितनी लिखते, तो अगर इसका v1 है और इसका 40 रिलेटिव है, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या आएगी, 40 प्लस v1, और इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में कितना है, 10 है, इसका मतलब इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, तो 10 में v1 ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फिर इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या आती, तो इसमें से तुम ये घटाते ना, जब इसमें से ये घटाते तो v1 से v1 कट जाता, आ गया 30। ओके, ठीक है, तो v1 0 मानते तभी भी आंसर क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये थी कि वेवलेंथ फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ओके, फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इन द फिगर 2। कह रहा है कि इसमें बताइए कि इस स्केल की रीडिंग कितनी होगी, तो इसमें हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे इस स्केल में से देखो, ये जो 0 है और ये 0 है, ये दूसरे से मैच कर रहा है, मतलब इसमें कोई 0 एरर नहीं है। तो बर्नियर स्केल का 0 और ये जो मेन स्केल है इसका 0 देखो, ये मैच कर रहा है, तो 0 एरर नहीं है, 0 एरर नहीं है। तो इसका 0 मैच कर रहा है, तो कोई 0 नहीं है। तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग ये होगी जब इस वर्नियर को तुम इधर कर दोगे, तो इसका जो 0 मार्क है और इसका जो 0 मार्क है, दोनों के बीच का जो गैप है वही तो रीडिंग होगी। ये ऐसे है, ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, शुरू में 0 और 0 है। अब तुमने वर्नियर को बढ़ा के यहाँ कर दिया, अब कोई पूछेगी रीडिंग कितनी है, रीडिंग क्या होगी, तो ये कितना खिसकाए हो वही तो रीडिंग हुई। इसका मतलब इसका 0 मार्क और इसके 0 मार्क के बीच का गैप, दिस इज द रीडिंग ऑफ स्केल। तो इस स्केल की रीडिंग क्या होगी, ये जो 0 मार्क है और ये जो 0 मार्क है, मतलब ए और बी, इसके बीच का जो गैप है, ये यही रीडिंग है इस स्केल की। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, एकदम सही से देखिएगा। ओके, आपको इस 0 और इस 0 के बीच की दूरी देखनी है।
तो कैसे निकलेगा पता है? इसमें देखो, इसमें कहीं ऐसा स्केल है, ये जो पॉइंट सी है ना, यहाँ पे मैच करता नजर आ रहा है। देखो ये 40 विथ 40 है ना, 40, ये 40 इस बर्नियर स्केल के इस इस मार्क से मैच करता नजर आ रहा है, मैच करता नजर आ रहा है। ये लाइन तो मैं क्या करूँ, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये दूरी 40 के बराबर है। ये जो दूरी है, दिस वन इज 40। इसमें से पता है इतना दूरी घटा दो, इतना दूरी घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर इसमें से तुम ये दूरी सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या तुमको ये दूरी मिल जाएगी? ऑफ कोर्स ये मिल जाएगी। मतलब मेन स्केल का जीरो और बर्नियर स्केल के जीरो के बीच का गैप मिल जाएगा। जो गैप मिलेगा एक्चुअल में वही क्या होगा? रीडिंग, वही रीडिंग होगी। गुड। तो मैं इस पर क्या लिख सकता हूँ? इसमें कुछ लाइनें मैं चाहूँ लिख सकता हूँ, पता है क्या? रीडिंग आर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जो गैप है, ये वाला जो लाइनें हैं, वो सब ये देखो, ये 10 mm है, ये 20 mm है, ये 30 mm है, 40 mm, ये सब mm के मार्क है, ये सब mm के मार्क है, सब mm के मार्क है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी? दिस वन इज 40 mm, 40 mm माइनस, ये घटाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला मार्क कौन सा है, ये पता करते हैं, ये वाला मार्क कौन सा है? तो देखो ये 0 है, ये 1 है, लेकिन बीच में एक और मार्क है, तो ये क्या हुआ? ये 1 और ये 5 है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब एक दो पार्ट के बराबर है ना। एक जो लाइन है इसमें दो पार्ट है, 1 एंड 2, 1 एंड 2, इसका मतलब ये 5 तक आओगे तो 10 मार्क हो जाएगा। अरे देखो ये 2 है, ये 4 होगा, तब ये 6 होगा, ये 8 होगा, 5 वाला 10 कहलाएगा, तो ये 10 होगा, और एक और आगे आ गया ना, ये वाला हाफ पार्ट आगे आ गया, तो मतलब 11, तो 5 तक 10 और ये 11 बन गया। तो 11 इंटू 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है वो एक पार्ट निकालना पड़ेगा, मतलब वी एस डी की हम बात कर रहे हैं, वी एस डी, वी एस टी, वी एस टी। तो अब हमको वी एस टी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना वी एस टी। वी एस टी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस टेबल की हेल्प लिया। इस टेबल में खासियत देखना है, यहाँ पे 0 0 मार्क कर रहा है, और इसका जो 10वां पार्ट है ना, कायदे देखो, ये 40 है, बड़ी वाली लाइन 40 है, और बगल वाला 39 होगा, 39 होगा, कि हर पार्ट 10 में गैप, तो 39 है, तो ये 39 से मैच कर रहा है, और ये 10वां होगा 20 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 दो पार्ट में जा रहा है, तो ये जो 10 का नंबर आएगा वो 20 में जाएगा ना। इसका मतलब 20 पार्ट ऑफ बर्नर स्केल, बर्नर स्केल पे टोटल 20 पार्ट है, ये गैप, दो गैप, तीन गैप, तो ये 10 तक जब जाओगे ना तो 20 पार्ट आ जाएगा, 10वां नंबर 20, क्योंकि डबल जा रहा है ना। तो 20 39 के बराबर है ना, ये 40 और ये 39, तो ये जो 20 है बर्नर स्केल का 20, तो मैं ऐसे लिखोगे 20 वी एस टी is equals to 39 mm. Then what is 1 VST? 39 upon 20 mm. अब हम क्या करेंगे, यही चीज उठा के तुम्हें यहाँ प्लेस करना है, 39 40 माइनस 11 इंटू 39 डिवाइड बाई 20। ओके कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना आएगा देखो, 800, ये बनेगा 800 था, माइनस कितना आएगा, 11 इंटू 39 ना, 11 इंटू 39, 993, 12, 429, तो 429 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो 1 आएगा, 9 में से 2 गया, 7, 7 से 4 गया 3, तो 371 डिवाइड बाई कितना है, 20 है ना, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 20, और ये कितने बार हो जाएगा, 860। और अब क्या करोगे, पॉइंट
बच्चे 10 18.55 18.55 द आंसर इज सी पार्ट। आई थिंक आप समझ गए। पूरा वर्ग स्केल ही बेसिक है, जीरो जीरो के बीच का गैप है, कैसे गैप निकालना है सोच। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि अ बॉक्स मेड ऑफ thick wood is closed on all sides. The inner dimensions are this one. Assuming the speed of sound is 344 meter per second. Approximate lowest frequency. Okay, good. ठीक है, काफी परेशान होते हैं। क्लोज बॉक्स है ना, 10, 20 and 50। बना लो ऐसे। तो ये 10 है, ये 50 है, और ये 10 है, इसको 20 वाला क्या फर्क पड़ता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी सेटअप होगी जबकि साउंड की स्पीड 344 है, वेलोसिटी 344 है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कब सेटअप होगी। तो पहली बात ये क्लोज्ड बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स है, क्लोज बॉक्स फिक्स एंड स्ट्रिंग की तरह से काम करता है, क्योंकि जहां पे क्लोज होगा वहां पे क्या काम करेगा, यहां भी नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, दोनों साइड में नोड बन रहा है ना, क्लोज एंड नोड फॉर्म करेंगे। तो चारों तरफ से क्लोज है, चारों तरफ से क्लोज है, तो हर एंड कैसा बीवीआर शो करेगा, क्लोज आर्गन पाइप की तरह से करेगा, क्लोज आर्गन पाइप। ठीक है, या फिक्स एंड स्ट्रिंग की बात, बेटर फिक्स एंड स्ट्रिंग, दोनों साइड में नोड बनने वाला है। ओके, तो फिक्स एंड स्ट्रिंग है, तो अगर फिक्स एंड स्ट्रिंग है, ठीक है, तो फिक्स एंड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/12 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, V/12 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। L मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब L बड़ा होगा, L बड़ा मतलब वेव इस तरीके सेटअप हो, ऐसे सेटअप हो, इस तरीके सेटअप हो, 50 वाले लेंथ पे अगर वेव सेटअप हो और यहाँ नोड बने और यहाँ भी नोड बने, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी सबसे कम आएगी, 50 वाले केस में। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है ये पार्ट के अनुसार वो होनी चाहिए V की जगह पे 344 अपॉन 2 इंटू एल। एल कितना है, 50 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में चल 344 हर्ट्ज, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 344 हर्ट्ज, सही कह रहा है। बी पार्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गलत कह रहा है। सी पार्ट कह रहा है कि वी नाउ रिमूव वन अपोजिट पैनल सो दैट द बॉक्स इज ओपन ऑन वन साइड ऑफ डायरेक्शन ऑफ longest dimension, then the lowest frequency is okay। मतलब इसको तुमने ओपन कर दिया, 50 वाला ये वाला एंड ओपन कर दिया, तो ये ओपन कर दिया तो एंटी नोड बनेगा, इधर बनेगा नोड, ये एंटी नोड, इधर बनेगा नोड। कह रहा है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी तो ओपन एंड स्ट्रिंग है, इट इज B/4 है, ओपन एंड स्ट्रिंग बन गया ना, एक साइड में ओपन कर दिया आपने, ओपन एंड बन गया B/4 है। अब इस डायरेक्शन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी B/4 है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी देखिए, V की जगह पे क्या लिखेंगे 344 अपॉन 4 इंटू एल की जगह पे 0.5, वैल्यू इज 172 हर्ट्ज। अच्छा कोई कहे कि नहीं सर हम इस लेंथ को लगाएंगे फंडामेंटल में, इस लेंथ का फंडामेंटल क्या बनेगा, ये 20 है ना, तो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स, तो यहाँ पे 20 लिखोगे 20, तो 4 का टर्म आएगा, तो भी वो इससे ज़्यादा ही आएगा, पता है क्यों, ये 0.5 है ना,
ये 2 का टर्म बना रहा है, ये तो और कम कर गया ना, कम कर गया। अगर ये लेते तब कितना था 20 पे, चेक करो, फिक्स है तो बनेगा b/2l जैसा। l इससे कितना 0.2, b कितना 344, तो ये 2 है, ये 2 बन रहा है ना, और ये क्या बन रहा है 0.4 बन रहा है, तो ज़्यादा ही आएगा, ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा, और ये वाला तो और ज़्यादा आएगा। मतलब पूरी अगर एक साइड में ओपन कर दिया ना, तो लॉन्ग वाला डिस्टेंस एक ओपन कर दिया, तो भी इस बॉक्स का जो फंडामेंटल बनेगा वो 172 ही बनेगा, क्योंकि बाकी के फंडामेंटल ज़्यादा आएंगे, बाकी डायरेक्शन वाले। तो ठीक है, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। Now remove the two opposite panels so that box is open on the both side in direction of longest, then 344, in direction of longest की बात कर रहा हूँ ना, 344 ऑफ कोर्स ये भी सही कर, वो इसलिए सही कर रहा है कि जब दोनों साइड में ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा यहाँ पे ओपन, तो ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप का क्या होता है v/2l, तो जैसा ये पार्ट है वैसे ही बन गया v/2l। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, 5th क्लैपनर मैकेनिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि a yo-yo mass m has the axle of radius b and spool of radius r, b और ये r है, its moment of inertia about an axis passing through the center of yo-yo can be approximated by I0 1/2 m/2, center of mass square. Yo is placed on the table and string is pulled with the horizontal force F to the right as shown in the figure, ठीक है, ओके। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लैम्पर मैकेनिक्स है, और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इसका पड़ा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करने जा रहा हूँ, कह रहा है कि अ ग्लास प्रिज्म with apex angle 30 degree through it as shown in the figure, not systematic. The critical angle of prism is 42 degree. Normal of for incident and emergent ray are certain angle. Incident angle is I. Angle I is increasing from 0 to 90. I को 0 से 90 इंक्रीज किया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Angle of emergent with the normal changes with the following option is correct when I is 90 degree. कह रहा है इस I की 90 डिग्री, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कुछ नहीं, क्या करेंगे, FBD बनाएंगे, FBD नहीं, डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ये एंगल 30 डिग्री है, और एक रेज नॉर्मली ऐसे आ रही है इस सरफेस पे, इस सरफेस पे एक रेज नॉर्मली आ रही है, इस रेज का कलर चेंज कर रहे हैं, एक रेज ऐसे आ रही है, तो ऐसे एक रेज आ रही है, तो जब ये रेज इस पे टकराएगी और ये अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री है, अप्रोक्सीमेट 90 से हल्का सा कम है, तो रेज बेंड होगी इस मीडियम में, तो रेज को बेंड करा दो, बेंड करा दिया। अच्छा ये वाला एंगल क्या है, अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल होता है, एक एंगल 90 है तो दूसरा अपने आप क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, और क्रिटिकल एंगल दिया गया 42 डिग्री, पढ़िए, द क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म इज 42 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज 42 डिग्री, दिस वन इज 42 डिग्री। अब रेज जब यहां पहुंचेगी टक्कर करेगी, देखो एक फॉर्मूला होता है, अब फिर इस पे टकराएंगे और टक्कर मार कैसे जाएगी,
तो याद करिए R1 लिखते थे, इसको R2 लिखते थे, R1 R2, और R1 प्लस R2 बराबर A होता है। तो R1 42 है, R2 अब बराबर A कितना 30, R2 की वैल्यू क्या आ गई -12। माइनस का मतलब ये है कि आपने डायग्राम को कुछ न कुछ तो गलत कर दिया तभी माइनस आया। तो हमको सही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा क्या है कि -12 आ रहा है, तो इसको समझने के लिए मैंने रेस को अब थोड़े से समझना पड़ेगा। रेस -12 जा रहा है, मतलब ये होता है, इस ऐसी रेस जो जाती है ना, वो पता क्या होती है, ये जो नॉर्मल है, जैसे प्रिज्म में क्या दिखा रहे हो तुम, ऐसे दिखाते हो ना इस तरीके से, तो ये जो नॉर्मल है उसके इधर है तो प्लस आता है, और जो माइनस होता है तो रेज ऐसे नहीं आती, वो रेज कुछ ऐसे आती है, इस तरीके से आती है, तब जाकर माइनस आता है। मतलब इस सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल के ऊपर से जा रही है रेज तो प्लस आता है, नीचे से तो माइनस। और जब भी ऐसा आ जाए तो आपको एक रे डायग्राम सही से ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो 12 कैसे दिखाएंगे। तो रेज को आप ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से ऐसे, और अब यहाँ पे आप नॉर्मल दिखाएंगे ऐसे। अब देखिए अभी आपको समझ में आएगा ये सही है। देखो कैसे, ये एंगल 42 डिग्री आएगा, 42, तो ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज 90 से 42 सब्ट्रैक्ट 48, तो ये एंगल 48 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये पूरा ट्रायंगल 180 का होता है, 180 का, तो ये 30 है तो 150 आएगा, 150 में से 140 48 घटाना, तो 150 में से 48 भी घटाना और ये 90 भी घटाना, तभी एंगल आएगा। 90 घटा दो, आसान होता है घटाना, 60 48 टू 12, इसका मतलब ये एंगल बेसिकली 12 डिग्री, दिस वन इज 12 डिग्री। ये है एक्चुअल रे डायग्राम। तो इसमें हुआ क्या कि रेज ऐसे आई वैसे गई, और फिर अब ये रेरर मीडियम है, रेरर तो नॉर्मल से, ये नॉर्मल है ना, उससे दूर जाएगी, ये जा रही है ऐसे तो दूर जाएगी ऐसे। अब ये ई दिखा दिया, दैट इज इमरजेंट एंगल। अब लगाएंगे यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर, तो साइन 12 डिग्री डिवाइड बाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, दैट इज 1 अपॉन म्यू। आपको पता है साइन थीटा सी 1 अपॉन म्यू, तो जहाँ पे 1 अपॉन म्यू होगा वहाँ पे मैं साइन थीटा सी लिख सकता हूँ, दैट इज 42 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन 42 डिग्री, इससे साइन ई की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज साइन 12 डिग्री डिवाइड बाई साइन 42 डिग्री। अब क्वेश्चन में साइन 12 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, देखिए साइन 12 इज 0.21 और 42 इज 0.67, तो 0.21 0.67 0.21 0.21 एंड 0.67, ये वैल्यू लगभग पता कितनी आएगी, 8 3 के 24, करीब 3 से अप्रोक्सीमेट कम होगी, लगभग आएगी 3.13 समथिंग, ये वैल्यू लगभग इतनी बनेगी, 3.13 लगभग बनेगी। तो इससे ई की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री, कि ये चीज देखो उन्होंने मेंशन की है, साइन 18 डिग्री इक्वल टू इतना, तो ई की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री आ गई, दिस इज द रे डायग्राम। तो इधर से जो रे जाएगी वो ऐसे जाएगी, फिर इसमें से ऐसे जाएगी। अब चलो ए पार्ट, इमरजेंट रे विल बेंड टुवर्ड बेस, इमरजेंट रे बेस की तरफ बेंड होगी ना, बेस की तरफ कहाँ बेंड हो रही है, बेस तो ये है, इमरजेंट रे ऊपर चली गई ना, इधर कहाँ बेंड हो रही, रॉन्ग। दिस बी पार्ट, इमरजेंट रे विल बी बेंड टुवर्ड अप्रोक्सीमेटली ए, क्या ए की तरफ बेंड होगी, ऑफ कोर्स सही कह रहा है बी पार्ट। सी पार्ट, deviation produced by the prism is 42 in clockwise direction, एंगल ऑफ इमरजेंट 18, ऑफ कोर्स सही कह रहा है डी पार्ट। नेट डेविएशन निकालते हैं कितना होगा, नेट डेविएशन। अच्छा नेट डेविएशन क्या होगा, ये रे जा रही इधर चली गई इधर, तो डेविएशन ऐसे होगा क्लॉकवाइज सेंस में, और ये जा रही इधर घूम गई इधर, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो नेट डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पे कितना क्लॉकवाइज होगा, तो जा रही थी ऐसे चली गई इधर, आई माइनस आर, ये 90 है ना,
डेविएशन यही तो हुआ, ये जा रही थी इधर, चली गई इधर, तो डेविएशन ये एंगल है, दैट इज 48 डिग्री क्लॉकवाइज। उसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, यहाँ का डेविएशन। तो जा रही थी इधर और चली गई इधर, तो ये 18 डिग्री है ना, जा रही थी इधर चली गई इधर, तो डेविएशन ये हुआ। ये कैसे आएगा, अगर ये 12 डिग्री है तो ये भी तो 12 बनेगा, ये पूरा 18 है, तो ये डेविएशन क्या आएगा, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 मतलब 6 डिग्री, दैट इज 42 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डेविएट हो गई 42 डिग्री। तो सी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सपोज अ रेजोनेंस स्टूडेंट want to row across the Chambal river. Suppose the water is moving with speed 1 meter per second. A second boat is floating with river current. From second boat viewpoint, the student is rowing perpendicular to the current at itna meter per second. Assuming that river is itna meter width, which of following option is the correct? 7. तो मैंने एक रिवर बनाया, ये बड़ा सा रिवर है, सोना जी, ये रिवर है जिसका विड्थ है 800 मीटर। और सपोज द वाटर इज मूविंग विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, इसमें वाटर की रिवर की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। A second boat is floating with river current. From second boat viewpoint, the student is rowing perpendicular to the current. मतलब यहाँ पे एक बोट है, सेकेंड बोट है जिसपे एक पर्सन बैठा हुआ है और वो भी इसी से जा रहा है, 1 मीटर पर्सन से जा रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट water is moving with the speed of 1 meter per second, second boat floating with the speed river current. From second boat viewpoint, the student is rowing perpendicular to the current in at 0.5 meter per second. मतलब इस बोट से देखने पर लग रहा है कि जो पर्सन है वो एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल 90 है। Which of following option is correct? ये पार्ट, angle made by student with the normal on the river flow direction with seen from the observer at rest on the bank of river. मतलब ग्राउंड पे खड़े इंसान को इस कितने एंगल पे तैरता नजर आएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, ये 0.5 है, इसमें आप ऐड कर दीजिए किसको, रिवर के स्पीड को, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ग्राउंड फ्रेम में इस पर्सन की वेलोसिटी इतनी है, क्योंकि ये रिलेटिव है, इसके रिस्पेक्ट में है और इसकी 1 है, तो ग्राउंड फ्रेम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब 1 को आप ऐसे ऐड कर देंगे, ऐसे तैरता नजर आएगा ऐसे। तो रिवर के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, द tan थीटा इज 0.5/1। विथ नॉर्मल ऑन द, नॉर्मल से पूछना है तो इसकी बात कर रहा है, थीटा उल्टा, तो इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल थीटा निकालिए। तो tan थीटा क्या करोगे, 1/0.5, दिस वन इज 2, तो थीटा इज tan इनवर्स। ओके, इसका मतलब आपका ए पार्ट सही है। बी पार्ट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड इतना एज सीन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। 0.5 मतलब कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 √5/2। सही क्या, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज एंड ड्रिफ्ट, टाइम कितना लगेगा, विड्थ पता है ना 800, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है 0.5, डिवाइड कर दो।
ये कितना आएगा 1600 सेकेंड। आपको पीछे ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज 1.6 किलोमीटर, सही कह रहे हो। और कितना मिनट लगेगा, 26 मिनट 40 सेकेंड निकाल लें, 1600 है ना, डिवाइड बाई 60, 6 बचेगा, कितना आएगा 12। ठीक है 26 मिनट आ रहा है, ये भी आ जाएगा, चेक कर लो ना, 1600 सेकंड इतना ही मिनट इतना सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, कि कंसीडर द टू केसेस when surface of moon is rough as it now, when surface of moon we have a reflecting surface like mirror, which of following option is correct? Due to diffusion of light ray on the rough surface, moon will look just like it does now। सही कह रहा है। अरे एक्चुअली वो रफ तो वही है, मून का सरफेस रफ है, तभी तो वैसे ही दिख रहा है जैसे है, तो सरफेस से डिफ्यूजन होता है, तो रे चारों तरफ मूव करती है, ठीक है, इसलिए वैसा ही दिख रहा है। बी पार्ट, विद द मिरर लाइक सरफेस, ओके। अब कह रहा है विद द when the mirror like surface the moon would be mostly invisible to us except for the on teeny bright dot। ये भी सही कह रहा है। ये पता है क्यों होता है, ये इमेज की वजह से होता है। ये तुमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अगर एक मिरर में तुम सन को देखो, सन को एक प्लेन मिरर लो, सन को देखो, तुम देखो सन कितना छोटा नजर आता है, इस मिरर को और दूर कर दो, और दूर कर दो, तुम पाओगे उसका साइज एकदम कम होता जाएगा, और यही मिरर मून के तक पहुंच जाए तब तुम्हें कैसा दिखेगा सन सन या तो दिखेगा ही नहीं, मोस्टली इनविजिबल दिखेगा, या एकदम ब्राइट डॉट नजर आएगा। हाँ तुम मिरर थोड़ी देखते हो, तुम मिरर में इमेज देखते हो, किसका, सन का। तो मून अगर मिरर बन जाए तो मून थोड़ी दिखेगा, मून में सन की इमेज दिखेगी, और वो मिरर हमारे पास में, पास में बहुत दूर है, तो तुम्हें एक ब्राइट डॉट नजर आएगा, इसका एक ब्राइट डॉट नजर आएगा। तो तुम यहाँ पे हो और ये मून है और यहाँ पे सन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाओगे तुम इधर कहीं इस डायरेक्शन में, इधर कहीं दिखेगा तुम्हें सन, और फिर वो तुम्हें तुम्हारे आँख पे दिखेगा, तो एक ब्राइट डॉट नजर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। 9 कह रहा है when thin concave lens is placed at the boundary of two media as shown in figure, which of following options are correct? mu1 mu2 सारी बात दी गई। फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना दो तरह के फोकल लेंथ आएंगे, अगर mu1 और mu3 अलग अलग है तो ये और ये अलग अलग है, ये पढ़ाया गया होगा तुम लोग। अगर ये और ये सेम है तो इसके एक ही फोकल लेंथ आता है, लेकिन ये और ये अलग है तो इसके दो फोकल लेंथ आते हैं। एक फोकल लेंथ तुम इधर से रेस चला के दिखा देना, और एक फोकल लेंथ तुम इधर से रेस चला के दिखा देना, पैरेलल, आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट साइड वाला कैलकुलेशन कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। इधर से जब कैलकुलेट करोगे लेफ्ट वाला इधर से, तो दिखा दो, तो फाइनल mu3 अपान भी, mu3 कितना है 3/2 है, तो mu3 अपान भी फोकल लेंथ बनेगा, माइनस mu1, जस्ट इसके इधर वाला mu1 कहलाएगा, और वो mu1 कितना है 7/2 है, एंड डिवाइड बाई यू, आर पैरेलल ना, इन्फिनिट, इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इसका डिवाइड बाई ये वाला आर, तो mu2 कितना है 5/2, तो 5/2 माइनस mu1 कितना है 7/2, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना, इधर, अगर इधर है इसलिए माइनस, मैथमेटिक्स एंगल
मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन इधर ऐसे लगाए, R1 कितना है 40 प्लस, अब इस इंटरफेस पे आएंगे, इस इंटरफेस आगे वाला μ3 कितना है 3/2 माइनस ये वाला μ2 कितना है 5/2 और R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना, इधर R2 प्लस 60। सिंप्लीफाई करेंगे फोकल लेंथ मिल जाएगा इधर के रेस, और वही काम करेंगे आप इस डायरेक्शन से, आपको दूसरा फोकल लेंथ मिल जाएगा। 9 के बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। It was once suggested that mirror for an astronomical telescope could be produced by the rotating flat disk of Mercury as prescribed angular velocity about a vertical axis as shown in figure। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मरकरी होता है और मरकरी का जो सरफेस होता है, इसे मरकरी भर देते हैं, मरकरी ऐसे मरकरी है, तो पहले तो मरकरी फ्लैट रहेगा, फ्लैट रहेगा, लेकिन जब इसको रोटेट करोगे ना, रोटेट करोगे rotating a flat disk of mercury at a prescribed angular velocity। ओके, तो इसमें ना एक फ्लैट डिस्क होता है ऐसे, ये मरकरी है फ्लैट, इस एक्सिस के अबाउट जब घुमाओगे ना तो बीच में दबने लगेगा, ठीक है, और ऊपर ये उठने लगेगा, मतलब ऐसा ऐसा सरफेस बना देगा जब रोटेट करेगा तो ऐसा, तो कुछ इस तरीके से सरफेस, तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की तरह से सरफेस काम करना शुरू कर देगा, मिरर की तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द स्लोप एट पोजीशन r फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से r दूरी पे एंगल थीटा कितना होगा, जबकि ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से बराबर है। तो ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप क्या करेंगे, एकदम सेम आप डायग्राम बनाएंगे और मान लीजिए इस आउटर सरफेस मरकरी कैसा बन गया, आउटर सरफेस मरकरी कैसा बन गया, इसी की इक्वेशन पूछ रहा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, आर से। अब यहां से आर दूरी पे जाओगे, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट आर है, और आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स होता है उस पे नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकता है, सरफेस के पैरेलल नहीं होगा। तो इसका वेट मान लो, इसका मास है डीएम, तो डीएम जी तुम नीचे दिखाओगे, ये ऑलरेडी पढ़े हुए हो रोटेटरी लिक्विड के अंदर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम अभी दिखाओगे, दैट इज डीएम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला एंगल थीटा है। तो इस फोर्स का जो रिजल्टेंट आना चाहिए, रिजल्टेंट वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस के पैरेलल नेट फोर्स 0 होता है, तो इसका इधर कंपोनेंट करो, वो बनेगा कितना डीएम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू डीएम जी का ये वाला कंपोनेंट, तो ये साइन बनेगा, ये साइन, क्योंकि थीटा ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो इसका जब कॉस करोगे कॉस 90 थीटा तो साइन थीटा बन जाएगा, दिस वन इज डीएम इंटू जी साइन थीटा। इससे tan थीटा की वैल्यू आ गई, इसको इधर भेज दो तो tan थीटा, और जी को तुम इधर भेज दो, दिस वन इज आर ओमेगा स्क्वायर और 5g, और tan थीटा ही बेसिकली क्या है, स्लोप है। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आर ओमेगा स्क्वायर और 5g। ये पार्ट आंसर। 11 में कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ, सो ऑप्शन, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इस सरफेस के इक्वेशन क्या होगा, तो तुम क्या करो, ये
यही है ना dy बाई डी एक्स, उसी को dy बाई डी आर लिख लो, क्योंकि ये y है ये r है, तो स्लोप क्या बनेगा dy बाई डी आर। तो dy बाई डी आर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपान जी। तो dy की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा स्क्वायर अपान जी आर डी आर। नाउ इंटीग्रेशन आर की जगह पे जीरो पे y की वैल्यू जीरो है, आर की जगह पे जीरो प्लेस करोगे तो y क्या आएगा जीरो, और आर बराबर आर पे y है, इससे y की वैल्यू मिलेगी ओमेगा स्क्वायर आर का आर स्क्वायर बाई टू। दिस वन इज द इक्वेशन फॉलोड बाई दिस सरफेस। ये पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो करेगा। जब कांस्टेंट ओमेगा से घुमाएंगे जो भी सरफेस बनेगा वो पैराबोलाइड दिखेगा, ऐसा पैराबोलाइड, ऐसा पैराबोलाइड। पैराबोला को ही अपने एक्सिस के ऊपर घुमा दो, दैट इज पैराबोलाइड। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टू जी पर डाल सकते। कह रहा हाउ फास्ट डिस्क बी रोटेट टू प्रोड्यूस द 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। कह रहा कितना तेज घूमे कि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो पैराबोला है ना, तो इस पैराबोला का इक्वेशन से निकालना है। इस पैराबोला का इक्वेशन है आर स्क्वायर बराबर 2g अपान ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये पैराबोला बन गया। आपको याद है जब आपको मैथ में बताया जाता है पैराबोला दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन 4x, इसका फोकस कितना होता है दैट इज 4a कामा 0। और ये जो मैथ का फोकस होता है वो फिजिक्स का भी फोकस होता है कि कोई भी अगर इस तरीके से पैराबोलाइक मिरर है ठीक है, और इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर और 4x, तो इस सरफेस का जो फोकस होता है दैट इज 4a कामा 0। तो कोई भी रे जैसे चला होगा ना प्रिज्मल एक्सिस से पैरेलल, तो इसी फोकस से पास होता हुआ नजर आएगा। तो फिर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराएंगे तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है आर स्क्वायर बनेगा, अब 4a की जगह पे क्या बनेगा ये पूरा टर्म्स दैट इज 4a इज इक्वल टू 2g अपान ओमेगा स्क्वायर, वाई की जगह पे x। तो यही टर्म बेसिकली फोकस का रोल प्ले करेगा। तो ओमेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी 2g अपान एफ का अंडर रूट। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, आ गया 2g, g 10 है तो 20, एफ क्वेश्चन में क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर 0.1, इट इज 10 रूट 2 1/4 करीब 14, आंसर इज अप्रोक्सीमेट 15 मीटर पर सेकेंड 14.14, अप्रोक्सीमेट पास का आंसर है 15। ओके ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ। ये कह रहा है जो पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रपोजल होता है। जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा। अब पोलराइज करके वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। एट इक्विलिब्रियम पे जब पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा, पोलराइजेशन अपना कंप्लीट हो चुका होगा, तो इक्विलिब्रियम पे पोलराइजेशन के बेस आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देगा और नेट फील्ड अंदर खत्म हो जाएगा और फिर पोलराइजेशन फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइज कोई चीज तब तक होती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर नेट इफेक्ट आएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है और ऐसा होता भी है। अब पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, तभी तो P बराबर लिखा है अल्फा ई। कह रहा है कि अब प्राइमरी मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू surrounded by uniformly charged spherical cloud minus q of radius c. Calculate the atomic polarizability of such an atom. इस एटम की पोलराइजेबिलिटी अल्फा की वैल्यू बताइए कितना है। तो चलिए थर्टीन, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बीच में एक डॉट है, ये रेड डॉट मैंने बना दिया बीच में, जो कि न्यूक्लियस है।
ये न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड से यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ई के बराबर चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज ई है। जब तुम इसे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, जब इसको बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो क्या करेगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन शिफ्ट करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को उल्टा शिफ्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से ये जो सरफेस है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट शेप में चला जाएगा। डिस्टॉर्ट शेप मतलब कुछ इस तरीके से नजर आएगा, डिस्टॉर्ट शेप बनेगा कुछ ऐसा, डिस्टॉर्ट शेप बना देगा। और इस पूरे डिस्टॉर्ट शेप का सेंटर यहां बन गया, यहां बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज को उसने इधर शिफ्ट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज को उसने यहां शिफ्ट कर दिया। दिस इज द प्लस ई। लेट्स बीच का डिस्टेंस डी है, डी। अब क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज मिल के एक डाइपोल बना लिए। बीच का गैप डी है, डी इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, इनकी बीच की दूरी कब तक बढ़ेगी, जब तक कि इन पे फोर्स लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज से तक फोर्स लगता रहेगा जब तक कि बीच दूरी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब कि बीच की दूरी बढ़ना कम बंद हो जाएगा जब इस पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा तो इस पे भी तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। किसी एक पे जीरो होगा, दूसरे पे भी जीरो हो जाएगा, तो फिर सेपरेशन बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये फोर्स कैसे लगा, यदि किसी एक पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, इस पे फोर्स कहां से आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट हुआ है वो भी तो इस पे फोर्स लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर फोर्स लगाएगा और बाहर का फील्ड इधर लगाएगा। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस पे ये नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड आएगा वो इधर आएगा, इंड्यूस फील्ड। जब ये दोनों फील्ड के वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो गया तो फिर इसकी बीच की दूरी बढ़नी बंद हो जाएगी। और जो कॉन्सेप्ट इस पॉजिटिव पे वही कॉन्सेप्ट इस नेगेटिव पे। अब बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, एट इक्विलिब्रियम पे और ये बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी है, अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है तो अच्छा ये जो क्लाउड है ये रफली स्फेरिकल ही है, इतना डिस्टार्ट नहीं होता है कि जो स्फेरिकल सरफेस है वो कुछ और बन गया, ये रफली स्फेरिकल ही। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रफली स्फेरिकल है और हर जगह इलेक्ट्रॉन हर जगह, तो ये तुम कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का। ये यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का स्फीयर है, अंडरलाइन है यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं कहूं कि एक सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सेंटर से आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तुम कहते हो सर ये होता है क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये लिखते हो। तो अब की बार ये ही डायग्राम ये भी है क्योंकि ये लगभग स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन से डी दूरी पे, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला सेंटर बन गया, रफली सेंटर ही होगा, तो सेंटर से डी 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 दूरी पे फील्ड कितना आएगा जब यहाँ पे डी रखोगे, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू, क्यू की जगह पे ई, आगे पे डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ई बराबर हो जाएगा। अच्छा ये ई इंटू डी क्या है, दैट इज डायपोल मोमेंट। ये चार्ज ई में अब 20 की दूरी मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायपोल मोमेंट आता है ना, ये डायपोल मोमेंट है ये डी, तो तुम क्या लिखोगे पी बराबर डायपोल मोमेंट पी बराबर, इस पे इधर भेज दो तो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू।
ये बन गया, ये बाहर का फील्ड है। वो कह रहा है कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो अल्फा ई के बराबर है। अल्फा बताइए, अल्फा इज व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन आर आर क्यू, और आर ए के बराबर है, ए क्यू। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हैज द चार्ज डेंसिटी, इसको गवर्न करता है। Where q is the charge of the electron, alpha is the Bohr, a is the Bohr radius, alpha is the Bohr radius. अल्फा नहीं है, e है, Bohr radius. Find the atomic polarizability of such an atom. अगर चार्ज डेंसिटी इसको गवर्न कर रहा है तो ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इस फंक्शन गवर्न कर रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बताइए कितना होगा। ठीक है, तो सेम वर्क करते हैं 14 पे। जो डेंसिटी का फॉर्मूला है Q इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E अपॉन पाई ए स्क्वायर, E अपॉन पाई ए क्यू, e to the power माइनस 2r अपॉन एफ। ठीक है, ओके। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। इस सेंटर से r दूरी पे फील्ड कितना होगा, ये आएगा किस फॉर्मूले से, गॉस लॉ लगा दो। r दूरी पे अगर गॉस लॉ लगाओगे तो बनेगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, इसमें कितना चार्ज है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q किससे आएगा, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक और बहुत अच्छी खासियत है, पता है क्या, इसका जो रेडियस ये है ना, ये इस ये जो r होगा ये बहुत कम होगा कंपेयर टू ये, क्योंकि जब पोलराइजेबिलिटी होगी उसमें जो दोनों के बीच में जो गैप आएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो गैप होगा इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ए। नहीं, तो ये r की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी कंपेयर टू ए। तो अगर ये वैल्यू बहुत कम है इससे, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। सॉरी, ये वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बीच के गैप बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू ए, तो आर अपॉन ए वेरी वेरी स्मॉल होगी। वेरी वेरी स्मॉल मतलब अप्रोचिंग जीरो। तो अगर ये जीरो अप्रोच कर रहा है तो ई का पावर जीरो 1 बन जाएगा ना। तो डेंसिटी आ गई ई अपॉन पाई ए क्यू, इट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अगर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है इसको इधर भेज दो। अगर क्यू की वैल्यू, अब क्यू निकालना पड़ेगा कि ये क्यू के बराबर है, तो क्यू किससे आएगा, डेंसिटी रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, सॉरी ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है, तो डेंसिटी कांस्टेंट इंटू आर रेडियस का वैल्यू दैट इज 4/3 पाई आर क्यू। तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, यहाँ से ई की वैल्यू बनेगी और आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, बनेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर रो अपॉन 3 इंटू स्मॉल आर। और रो की वैल्यू ये है ना, उठा के प्लेस कर दो, ई इंटू पाई ए क्यू, ई इंटू पाई ए क्यू, रो की जगह पे आर अपॉन 3। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दिस इज ई स्मॉल आर डिवाइड बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, ये बन गया। और
जो पोलराइजेबिलिटी है वो अल्फा इंटू ई के बराबर है। पोलर ई है डाइपोल मोमेंट। अच्छा ये ई इंटू आर, आर ही तो 20 की दूरी है, आर 20 की दूरी है तो ये डाइपोल मोमेंट बन गया भाई, चार्ज क्यू इंटू 20 की दूरी, चार्ज क्यू इंटू 20 दूरी डाइपोल मोमेंट, तो ये डाइपोल मोमेंट है। तो इससे पी क्या आएगा, पी की वैल्यू बनेगी इसके इधर भेज दो, दिस वन इज 3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू टू, कंपेयर करा दो इसका, अल्फा कितना जाएगा 3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, तो 3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, आंसर इज रिकॉर्ड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ पॉइंट चार्ज q is situated a large distance r from the neutral atom of polarizability alpha, find the force of attraction between them। तो ये क्वेश्चन डीपीपी 1 में भी था, उसमें एक चार्ज q है, एक मटेरियल है, इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स पूछ रहा है, जबकि 20 की दूरी r है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा p वो बराबर होगा एक सम कांस्टेंट अल्फा इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया इसका डाइपोल मोमेंट। अभी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इतनी है, तो इस डाइपोल की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज q इंटू इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर डाइपोल ऐसा है तो ये तो एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर q इंटू ई। अब q को q रहने दो, 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, अच्छा ये r क्यू बनता है डाइपोल मोमेंट। अब p की वैल्यू प्लेस कर दो, अल्फा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो r में 5 दिख रहा है, r में 5 दिखना चाहिए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर 2 का टर्म दिख रहा है, तो आंसर इज सी पार्ट। ठीक है ओके। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये भी अगेन ग्रिफिथ से लिया गया है, इमेज कॉन्सेप्ट आप इसको पढ़ लीजिए। ये कंडक्टर पे बनाया जाता है और उस कंडक्टर को जब अर्थ किया जाता है उसको पोटेंशियल 0 दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग इस मिरर इमेज कॉन्सेप्ट खेल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ये पाते हैं कि क्यू चार्ज है तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे निगेटिव चार्ज आएगा, इंड्यूस होकर आएगा निगेटिव चार्ज, और अर्थ होता है, ये अर्थ होता है, अर्थ से निगेटिव चार्ज ऊपर आ जाता है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। हम पाते हैं कि इस निगेटिव चार्ज का बिहेवियर, ये जो प्लेट है कंडक्टर प्लेट, इस पे निगेटिव चार्ज का बिहेवियर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे रख दूं और इसको मैं एक मिरर की तरह से ट्रीट कर दूं। अगर ये मिरर बन जाए, अगर ये एक मिरर बन जाए प्लेन मिरर, तो इस प्लस क्यू डी दूरी पे है, तो डी दूरी नीचे निगेटिव चार्ज बन गया। अब ये निगेटिव चार्ज इसकी स्पेस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये जो प्लेट है वो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये मिरर इमेज जो चार्ज है वो इस स्पेस में किसी भी पॉइंट पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वही पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा जो इस कंडक्टर पे डेवलप होने वाला नेगेटिव चार्ज कर रहा है। और तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इसकी इमेज चार्ज से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है इस क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन जो है वो ग्राउंडेड कंडक्टर है, ग्राउंड अंडरलाइन है ग्राउंडेड कंडक्टर, देखो एक्स वाई प्लेन ग्राउंडेड कंडक्टर है और ये दो चार्जेस है। कह रहा है नेट फोर्स ऑन द चार्ज q, इस पे नेट कितना फोर्स लगेगा। चलिए
अब ये कंडक्टर है, तो इमेज इस -2q का इमेज क्या बनेगा, +2q। अपोजिट इमेज बनता है, और ये +q है, इसका क्या बनेगा, -q। कोऑर्डिनेट क्या है, d और 3d, ये दूरी d है, और ये दूरी क्या है, 3d है। कह रहा है इस पे फोर्स बताइए कितना होगा, ठीक है। इस कंडक्टर का बिहेवियर एग्जैक्टली वैसी होगा जैसे इन चार्जेस का। तो इससे फोर्स निकालना है, इससे फोर्स कैसे आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, सबसे निकाल के जोड़ दो, आ गया आंसर। तो जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट, वो बनेगा इस +q को ये वाला अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर तो माइनस कर लो, अट्रैक्ट कर रहा है, -k q × 2q डिवाइड बाई 20 की दूरी, ये 3d है, ed है, तो 2d बनेगा, और ये +2q इसको रिपेल करेगा, तो प्लस कर लिया, बनेगा k × q × 2q एंड डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अच्छा, ये भी दूरी d के बराबर होगी, और ये भी दूरी 3d के बराबर होगी, तो इसके और इसकी 20 की दूरी, ये 3d और ed है, तो 4d बनेगा, और ये -q इसको अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस k q × q डिवाइड बाई इसकी 20 की दूरी 3d दैट इज 60। अब इसे कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद द टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन द कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर सरफेस पर नेट कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो जो इमेज है वही है, इमेज क्या है, +2q और -q, तो इनका सम क्या आ गया, +q, तो +q चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस होगा, +q। 18 कह रहा फाइंड द एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की क्वेश्चन कर रहा है कि एनर्जी बताइए, एनर्जी। देखो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की खासियत होती है, ये कंडक्टर है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर, देखो इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ का, और ये चार्ज +q, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरीके से होगी, बस ऐसे। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है वो दो रीजन्स में बांट रहा है, एक नीचे का रीजन है और एक ऊपर का रीजन है, तो एनर्जी सिर्फ ऊपर के रीजन में, नीचे के रीजन में नहीं है, सिर्फ ऊपर के रीजन में। तो जब मिरर इमेज कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, तो ऐसे करोगे, +q है, दूरी d है, +q, और यहाँ पे बनेगा -q, और ये दूरी बनेगी 2d। अब जो एनर्जी होती है, एनर्जी अगर इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लोगे तो एनर्जी ऐसे बनेगी, फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे, ऐसे बनेंगे। अब तुम कल्पना करके देखो, हमारा जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये वाला है, तो हमारा एक्चुअल डायग्राम इस सरफेस के ऊपर वाला है, और सिमेट्री से इस पूरे सिस्टम की एनर्जी का ये एनर्जी आधी है, एनर्जी नीचे नहीं होगी, कंडक्टर सरफेस नीचे नहीं होगी, और ये +q इस -q की जो एनर्जी होती है, दो पार्टिकल की एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी, वो होती है q × q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन और 20 की दूरी 2d है ना, तो k q1 q2 याद कर देगा, तो q स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलॉन ये बन गया। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी, लेकिन हमें तो सिर्फ ऊपर की एनर्जी की बात करनी है, तो जो ऊपर की एनर्जी होगी वो तो इसका हाफ होगा, तो q बाई 8 का हाफ कर दो, तो पूरे का हाफ करोगे तो 16 का टर्म मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर एनर्जी चाहिए, तो इसका आधा, दैट इज 16। माइनस साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो माइनस q1 q2। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए। और ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी वीडियो इसका पड़ा हुआ, तो इसका भी लिंक मैं क्वेश्चन में वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, कह रहा है 2 kg ऑफ आइस माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 kg ऑफ आइस जीरो मिक्स विथ इतना kg ऑफ वेपर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन कैलोरीमीटर, if the temperature at equilibrium is 10 upon lambda, find lambda, assuming heat capacity of calorimeter is 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें रेंज बनाना होता है। रेंज, टेम्परेचर मिनिमम क्या है, -100 है, और मैक्सिमम क्या है, 200। रेंज बनाते हैं ऐसे, -100 टू 0, फिर 0 पे ml लगेगा, फिर 0 to 100 mst लगेगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 100, फिर 100 to 200। अब सबको इसके जगह पे लिख देते हैं, जैसे 2 kg आइस है -100 का, तो 2 kg आइस है ना -100 का, तो यहाँ पे MST लगाएंगे। और आइस का होता है 1/2 S, S की होती है आइस का 1/2। अब वाटर का होता है 1, वेपर का भी 1/2। L पता है, लेटेंट हीट ऑफ आइस is 80 and vapor is 540। यहाँ पे 80 का टर्म यूज करेंगे और यहाँ पे 540 का टर्म यूज करेंगे। यहाँ लगाएंगे MST, लगा दो सीधे MST। मास कितना देगा, 2 kg, 2 kg आइस है, 2 kg M, और S कितना है 1/2 MS। टेम्परेचर चेंज किया गया 100, 2 kg आइस है, और वेपर कितना 0.5 kg वेपर है यहाँ पे वेपर, तो 0.5 MST। S कितना है 1/2, टेम्परेचर 200 - 100 300। अब इसके फ्लो को मूव कराते हैं ऐसे, ये वाला फ्लो ऐसे कराते हैं, तो ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 100, और ये कितना आएगा बताइए आपका, ये आएगा 50, 50/2 25। ये 25 अभी भी कम है, तो आगे प्रोसीड करेगा। ml 0.5 का है ये, और L कितना है 540, रख दीजिए, ये आएगा 270। ये 270 आ गया, 25 आ गया, ये बन गया 100। यहाँ से आएगा ml, m कितना 2 kg, L कितना 80, ये बनेगा 160। ये आगे बढ़ेगा तो 260 हो गया, ये अभी भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने दे रखी है, 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मिक्सड, 1 kg और आइस यहाँ मिक्स किया गया, तो 1 kg मिक्स करोगे तो इधर से 2 kg तो आ ही था, 1 kg और हो गया, तो 3 kg हो गया ना। अब यहाँ से 3 kg चलेगा आइस से, तो बनेगा, तो कितना आएगा 8 3 के 24, 240 बनेगा। अच्छा, ये 240 और 100 340 बना, और ये 270, ये कम है, तो आगे जाएगा, इसको भी आगे आएगा, तो बीच में लेट्स टेम्परेचर इज T, तो बीच का टेम्परेचर T हो गया, तो 0 से T चलेगा, यहाँ पे लगेगा MST, M कितना 3 kg, यहाँ पे वाटर है तो S बनेगा 1 MS, और टेम्परेचर T मारा 0 दैट इज T। अब इस रीजन में चलेंगे, इस रीजन में M कितना इधर से 0.5 आ रहा है, तो 0.5 M, S वाटर है तो 1 वाटर, और टेम्परेचर 100 से T जा रहा है ना, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर मैग्नीट्यूड में आता है 100 - T। अच्छा, हीट गिवन, ये हीट टेकन इक्वल कर लो, बराबर ये वाला सम 25 + 270 प्लस इसको जोड़ दो, सॉल्व कर दोगे T की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने TPT 2 डिस्कस किया। TPT 3 अभी अगर बंद करेगा तो कर दो।